हेलो। वीआईसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा नामदे और हमने हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे वीआईसीएस के द्वारा आयोजित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किए थे और हम एमपी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर। तो आज हम एमपी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वीआईसीएस के द्वारा प्रवेश प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। 28 मार्च से शुरू होने वाले इस ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में चलाए जाने वाले प्रोग्राम के तहत 75 दिन के इस पूरे प्रोग्राम में आपको 5000 से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। फ्री के नोट पीडीएफ फॉर्म में दिए जाएंगे। आपके टेस्ट होंगे यहाँ पर, वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस भी होंगी, उसके नोट्स भी दिए जाएंगे, डेली जीएस की फैक्ट शीट दी जाएगी और साथ में जो स्टूडेंट यहाँ पर एनरोल कर रहे हैं उसमें आपकी क्या ऑल ओवर एमपी में रैंकिंग आती है वो भी यहाँ से डिसाइड होगी। तो प्लीज ज्वाइन दिस कोर्स। हम डिस्कस कर रहे हैं एमपी के कुछ क्वेश्चन। जैसे 2009 में आया गया क्वेश्चन था, रानी दुर्गावती संबंधित है ना। रानी दुर्गावती संबंधित है, मतलब ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन किससे आ गया? व्यक्तित्व से। मैंने आपको बताया था जब हम हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था कि व्यक्तित्व से क्वेश्चन कैसे आते हैं कि एक व्यक्ति है, वो किस क्षेत्र से है ना, उसकी प्रसिद्धि का क्या कारण है, मेन चीज यहाँ पर ये आती है ना। तो रानी दुर्गावती जो है और इनका वंश कौन सा है ना, मेन ये बात आती है। तो रानी दुर्गावती जो है वो कहाँ से है? इनका क्षेत्र है जबलपुर के महाकौशल वाला जो क्षेत्र है इनका वो था। वंश की बात करें तो ये गोंड रानी थी, गोंड राजवंश से संबंधित थी, मतलब ये चंदेल राजकुमारी थी। चंदेल राजकुमारी थी जिनका विवाह गोंड वंश के गोंड राजा से हो जाता है। तो एक तरह से देखेंगे कि रानी दुर्गावती का जो क्षेत्र था जबलपुर था। फिर आता है, क्या आपने मेंस में भी देखा होगा, जैसे ये प्री का आ गया ना, तो प्री में के साथ साथ रानी दुर्गावती के हमने कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो भी डिस्कस कर ही लिए हैं 2009-3 से अभी तक। इसके अलावा रानी दुर्गावती के क्वेश्चन मेंस में भी इसका पूरा एक क्वेश्चन आ चुका है, जैसे रानी दुर्गावती और आफताब खां से युद्ध का वर्णन, है ना। तो हमने क्या बताया? प्रसिद्धि का कारण, क्यों प्रसिद्ध थी, है ना। तो इनका 1564 में एक युद्ध होता है जो किसके बीच होता है? अकबर का जो सेनापति होता है कौन? आसफ खान, है ना। तो आसफ खान और रानी दुर्गावती के मध्य जो युद्ध होता है उसमें वैसे रानी दुर्गावती जी हार जाती हैं, लेकिन अपनी वीरता का परिचय यहाँ से देती हैं, कैसे अपने राजवंश की रक्षा करती है। तो रानी दुर्गावती और आसफ खान के मध्य जो युद्ध हो रहा है, तो ऐसा प्रश्न भी आपका मेंस में आ चुका है ना। तो रानी दुर्गावती, क्षेत्र जबलपुर। अंतिम जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश की नगरीय जनसंख्या है, वो पूछ रहा है मध्य प्रदेश की नगरीय जनसंख्या, है ना। अब ये प्रश्न कब पूछा गया? 2009 में। 2009 में ये प्रश्न पूछा गया, तो 2001 की जनगणना के अनुसार प्रश्न का आंसर आना था, तो ये था 1.60 करोड़। लेकिन वर्तमान में अगर ये नगरीय जनसंख्या है तो ये 2,69,00,000 के आसपास है। 2,69,00,000 के आसपास, 2.69, है ना, इतनी जनसंख्या है। अगर ये आपको नगरीय जनसंख्या पूछ रहा है तो ये आपके ग्रामीण जनसंख्या भी पूछ सकता है। तो वर्तमान में ग्रामीण जनसंख्या या अंतिम जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो नगरीय जनसंख्या जो है हमारे यहाँ पे करीब 5 करोड़ के आसपास है, लगभग 5 करोड़, लगभग 5 करोड़ के आसपास है ना। तो सॉरी, मैंने आपको, है ना, नगरीय जनसंख्या ये है तो ग्रामीण जनसंख्या 5 करोड़ के आसपास है। उसके अलावा आपसे ये जैसे कि जनसंख्या पूछा है, ये प्रतिशत भी पूछ सकता है कि जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो नगरीय जनसंख्या लगभग 28% है और जो आपकी जो ग्रामीण जनसंख्या है वो लगभग है आपकी 72% के आसपास। तो ये कहाँ से प्रश्न आ गया, मैं आपको 3-4 बार बता चुकी हूँ कि आपको क्या करना है। जनगणना को बहुत अच्छी तरह से याद करना है, साक्षरता दर, लिंगानुपात, क्षेत्र, क्षेत्रफल वगैरह, ये जो चीजें हैं, नगरीय, ग्रामीण, शहरी, ऐसा बहुत अच्छी तरह से जनगणना से संबंधित प्रश्न आपके आएंगे और आपको उन्हें याद करना है। लास्ट में कैसे क्वेश्चन आएंगे जनगणना से वो मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में, आप उसको देखिए प्लीज, है ना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का जनघनत्व कितना है? वापस आ गया जनघनत्व, लेकिन बात हो रही है 2001 की जनगणना अनुसार। तो उस समय जनघनत्व 196 वर्ग किलोमीटर था, है ना। अब बात होगी 2011 की जनगणना की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अनुसार है।
आपको जैसे यहाँ पूछा ना, आपको मेंस में भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का जनघनत्व कितना है, आपको मध्य प्रदेश में या फिर जनघनत्व की डेफिनेशन कितनी है। जैसे जनघनत्व पूछा है तो ये सिर्फ मध्य प्रदेश का जनघनत्व है, ठीक है। आपसे ये पूछ सकता है मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में जनसंख्या जनघनत्व में वृद्धि हुई है, या मध्य प्रदेश में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक जनघनत्व किसका है, भोपाल का है ना। आपसे पूछ सकता है सबसे कम जनघनत्व किस जिले का है, सबसे अधिक जनघनत्व किस संभाग का है, सबसे कम जनघनत्व किस संभाग का है, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। नेक्स्ट, अब वापस से आया अंतिम जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में साक्षरता दर, आपका पूरा जनगणना जो आपकी सेंसेक्स है उसी से ये 2009 का पूरा क्वेश्चन, आपके कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। तो उस समय ये जो साक्षरता दर थी ये 63.7 थी, है ना, 63.7 थी अगर उस समय थी। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये जो जनगणना है 2011 के जो अनुसार की जो जनगणना है वो कितनी है हमारी, वो जनसंख्या है 69.32% है ना। अब क्या आ रहा है, क्योंकि अभी 2000 आपको भले एग्जाम 2022 में हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर 2021 की जो जनगणना होनी थी वो जनगणना किन्हीं कारणों से, कोरोना काल के कारण, किसी और कारण से मतलब जनगणना नहीं हो पाई, ठीक है। तो अभी तक जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो 2011 की जनगणना से ही पूछे जाएंगे। तो जैसे ये अंतिम जनगणना के अनुसार साक्षरता दर, तो मैंने हम डिस्कस किया सर्वाधिक साक्षरता दर मध्य प्रदेश की कितनी हो गई वर्तमान में 2011 अनुसार 69.32। आपसे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता, सबसे कम पुरुष साक्षरता, सबसे कम महिला साक्षरता, ये सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले की है, किस संभाग की है, सबसे कम किस जिले की है, किस संभाग की है, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। तो ये क्या है, आपकी जनगणना। इस जनगणना को बहुत अच्छी तरह से मध्य प्रदेश और भारत की जनगणना याद करें आप। नेक्स्ट, अंतिम जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में लिंगानुपात कितना, वही आ गया वापस से लिंगानुपात। तो ये 2001 के अनुसार जो लिंगानुपात था उस समय 919 था। वर्तमान में ये लिंगानुपात कितना है, 931 है। 931 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। कैसा है, 931 महिला प्रति 1000 पुरुष पर। सेम आपका ये क्वेश्चन मेंस में भी आता है भैया, यही नहीं प्री में के साथ साथ आपको ये फैक्ट मेंस में भी काम आएंगे, वहां पर भी दे देंगे 3 मार्कर में कि अंतिम सर्वेक्षण लिंगानुपात कितना है। तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात आपको बताना पड़ेगा, ये 931 है। आपको यहाँ पर लिंगानुपात जैसे दिया है तो सिर्फ लिंगानुपात पूछे तो आपको वयस्कों का बताना रहता है, लेकिन अगर ये पूछे कि शिशु लिंगानुपात कितना है तो शिशु लिंगानुपात आप बताएंगे कि वर्तमान में शिशु लिंगानुपात जो है वो 918 है ना, 918 है। आपसे पूछ सकता है महिलाओं की शिशु मृत्यु दर कितनी है ना। आपसे पूछ सकता है गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर कितनी है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आएंगे, आपकी जनगणना के पढ़ने से आप सॉल्व कर सकते हो उनको। अभी हाल में सागर समाचार में आया, अब क्या है, ये उस समय की बात हो रही है 2009। तो ये सागर क्या है, वैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय के कारण, क्योंकि ये जो हरि सिंह गौर जो हमारा जो विश्वविद्यालय बना है कहाँ पर, सागर में बना है। ऐसे आपको कोई से चर्चित मुद्दे पूछ सकते हैं, जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि भैया वर्तमान में उपचुनाव कहाँ हुए, ठीक है, तो वो दमोह में हुए थे। या आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे सीएनजी जो पार्क है ना, बायो सीएनजी प्लांट कहाँ स्थापना की गई, तो वो इंदौर में स्थापना की गई। तो ऐसे कोई सा ये करंट से संबंधित क्वेश्चन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एमपी की करंट अफेयर्स भी हमारे जो प्रवेश प्रोग्राम में है, करंट अफेयर्स की भी क्लासेस होंगी वहां पे। मध्य प्रदेश, भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जो करंट अफेयर्स जो हैं उससे संबंधित आपको पूरे फैक्ट्स बताए जाएंगे, कैसे उनकी तैयारी करना है, ये सब भी हमारे प्रवेश प्रोग्राम में आपको बताया जाएगा। तो इस साथ तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये यहाँ से आप करंट के माध्यम से उसको कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़िए डेली, न्यूज़पेपर से बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं हमारी, तो आपको अलग से करंट अफेयर्स पढ़ने का थोड़ा सा वेटेज जो है दिमाग पे वो थोड़ा कम होगा, है ना। अब पूछ रहे हैं भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद का, ये आ गई है एक संस्था। अब संस्था है जो किससे संबंधित है और कहाँ है, प्रश्न है कहाँ है और किससे इसका संबंध है। तो ये जो संस्था से संबंधित चीज आ गई है, तो खेल प्राधिकरण, तो ये है भोपाल, भोपाल में है ये मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण, मतलब स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म है ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब साई। साई का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है ये पूछा गया है, तो ये है हमारे भोपाल में। जैसे ये पूछ लिया साई का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, तो आपसे पूछ सकते हैं वन अनुसंधान संस्थान जो देहरादून में, उसका कार्यालय कहाँ है, तो वन अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश का कहाँ है, जबलपुर में है। फिर आपसे ये पूछ सकते हैं वन अनुसंधान प्रबंधन संस्थान कहाँ है,
तो जब बात आती है वन अनुसंधान संस्थान की, तो वो आप लगाएंगे जबलपुर में। लेकिन बात आ रही है वन अनुसंधान प्रबंधन संस्थान, तो प्रबंधन में आप लगाएंगे भोपाल। ठीक है, तो थोड़ा सा जो संस्थान है वो थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं इंसान को, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये बारीकियों का कि अगर वो वन अनुसंधान संस्थान पूछ रहा है तो हमको क्या बताना है, जबलपुर। लेकिन वो पूछ रहा है प्रबंधन संस्थान, तो हमको बताना है भोपाल। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? ठीक है, खजुराहो में नहीं है पूछा है, तो कंदरिया महादेव जो है वो सबसे बड़ा मंदिर है ना, ग्रेट टेम्पल है, एक तरह से सबसे बड़ा मंदिर है ये, सबसे बड़ा, तो ये तो खजुराहो में है ही सही। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में है, चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो में है, ये दशावतार मंदिर जो है वो खजुराहो में ना होकर कहाँ है, ललितपुर में है। और ये जो ललितपुर आता है ये कहाँ आता है, झांसी यूपी में आता है, झांसी जिले के उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश में आता है, उत्तर प्रदेश राज्य है जहां पर ये आता है, दशावतार मंदिर देवगढ़ में। फिर आपसे कभी बार ऐसा पूछा जा सकता है जैसे ये मंदिर कहाँ है कहाँ नहीं है, कौन से, क्योंकि ये एक तरह से जो खजुराहो मंदिर है हमारी यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल लगभग 85 मंदिरों का समूह था, जिसमें से 20 से 25 मंदिर आज की तारीख में शेष बचे हुए हैं। तो किस धर्म से संबंधित है, तो हिंदू है, जैन है ना, ब्राह्मण जैन है, और सॉरी शैव है, वैष्णव है, और जैन धर्म से संबंधित है, शैव वैष्णव जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे आदिवासियों के भी मंदिर है, मतलब जो बूढ़ा देव है उनका मंदिर भी है यहाँ पर। ठीक है, तो एक तरह से क्या है, खजुराहो के 85 मंदिरों के समूह में आपको इनकी जो विशेषताएं हैं वो दिखेंगी, यहाँ पर मंदिर दिखेंगे, तो आप खजुराहो के मंदिर की विश्व धरोहर सूची में शामिल 1986। किसने निर्माण करवाया था, इनका निर्माण करवाया था चंदेल शास्त्री ने 9वीं 10वीं शती में। नेक्स्ट, आला उदल संबंधित है। अब ये क्या है ना, आला उदल है ना, ये महोबा राजवंश से संबंधित है। महोबा के जो परमर्दी देव थे, परमर्दी देव है ना, इनके सेनापति थे परमर्दी देव के, ये आला इनके सेनापति थे। अब क्या हुआ, आला उदल महोबा राजवंश में इनके परमर्दी देव के सेनापति थे। आपको ये बात जानकर थोड़ी सी दिलचस्पी हो सकती है कि ये जो आपके प्री का क्वेश्चन पूछा है, ऐसा क्या ऐसा उसने क्या पूछ लिया, मेंस में भी पूछा। उसने क्या पूछा था मेंस में कि जगनिक के एक कवि है जगनिक, इनसे लिखी है एक रचना आलाखंड, है ना, क्या लिखा है इन्होंने, तो जगनिक के आलाखंड, ये जगनिक के काव्य का वर्णन कीजिए। तो जो जगनिक का काव्य था वो आलाखंड था, और आलाखंड किससे संबंधित है, आला उदल से संबंधित है, जिसमें इनके 52 युद्धों का वर्णन किया गया है। इनके द्वारा जो युद्ध लड़े गए हैं, कुल 52 युद्ध लड़े गए हैं, और उनका वर्णन इसमें किया गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के कौन से सेना नायक थे जिनका जो संघर्ष है वो पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, तो हाँ, पृथ्वीराज चौहान के साथ भी इनका युद्ध हुआ था, जिसमें ये हार जाते हैं। तो क्या होता है, एक तरह से ये जो हमारा आला उदल है कहाँ से संबंधित होगा, महोबा से संबंधित है। तो कोई व्यक्तित्व और वो कहाँ से क्षेत्र, किस क्षेत्र से संबंधित रखता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, गुजरी महल किसने बनवाया, गुजरी महल है ना, गुजरी महल मानसिंह ने बनवाया, अपनी जो गुजर राजकुमारी मृगनयनी है उनकी याद में बनवाया था। तो ये क्या आ गया, एक स्थल आ गया, स्थल, या फिर आप बोल सकते हैं ये स्थापत्य क्षेत्र आपका। तो ये कहाँ है और किसने इसका निर्माण करवाया, निर्माणकर्ता कौन है इसका, है ना। अगर कोई विशेष मंदिर है जिसकी शैली पूछी जा रही है तो आपको शैली पूछ सकता है भैया, है ना। तो जैसे गुजरी महल है, निर्माण करवाया, कहाँ करवाया, कब करवाया निर्माण, तो ऐसे प्रश्न आएंगे। गुजरी महल के अलावा आपसे ऐसा पूछ सकता है कि धार के किले का निर्माण किसने करवाया, तो धार के किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था, है ना। आपसे पूछ सकता है मंदसौर के किले का निर्माण किसने करवाया, तो मंदसौर के किले का जो निर्माण करवाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इस प्रकार से आपका कोई स्थान विशेष किसने क्या निर्माण करवाया है और स्थिति कहाँ है उसकी, ऐसा प्रश्न आएगा। नेक्स्ट, तानसेन का मकबरा कहाँ है। अब जब हमने क्या किया था, हिस्ट्री कर रहे थे, तब हमें पता चला था, मैंने आपको बताया था कि बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल में है, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा में। तो आपको कुछ लोगों के व्यक्तित्व के मकबरे, समाधियां ऐसे ध्यान याद रखना पड़ेगी। तो यहाँ पे तानसेन का मकबरा पूछा है जो कि कहाँ है, ग्वालियर। अब आप ध्यान करिए कि ग्वालियर में तानसेन के साथ साथ इनके गुरु मोहम्मद गौस का मकबरा भी है ना।
आपसे पूछ ले शिवपुरी में क्या है, शिवपुरी में तात्या टोपे और सांख्यराज सिंधिया की समाधि है ना। तो इसी प्रकार से आगरा में क्या है, आगरा में सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। तो कोई व्यक्तित्व कहाँ उसकी समाधि या फिर कहाँ पे उसका मकबरा है, ऐसा भी आपको प्रश्न आ सकता है। अगला, मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री और बाद में गृह मंत्री बने, है ना। मैंने आपको बताया कि हमको क्या करना है, सीएम, पीएम, हमारे यहाँ के राज्यपाल, हमारे यहाँ के राष्ट्रपति, हमारे यहाँ के लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, पहले कौन थे, अंतिम कौन है, एक लिस्ट पूरी की पूरी इन सबसे रिलेटेड अपने रूम में लगा लेना है, क्योंकि आपसे को कम से कम हमने अभी तक 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए कि वैसे प्रश्न आ चुके हैं। तो हमारे यहाँ पर जो इसका आंसर है वो कैलाश नाथ काटजू है। ये मध्य प्रदेश के सीएम भी रहे हैं, उसी के साथ साथ ये नेहरू जी की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री और गृह मंत्री भी रहे। मैं आपको इनके साथ साथ आपको क्या क्या करना है, इसके साथ आपको ये भी करना है कि जो आपने हमारा अंतरिम मंत्रिमंडल था, है ना, अंतरिम मंत्रिमंडल जो हमारा था किसका, भारत का, नेहरू जी का, है ना, वो उसके साथ साथ स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, और इसके साथ साथ वर्तमान का जो हमारा मंत्रिमंडल, वो चाहे भारत का हो चाहे एमपी का, तो वर्तमान वाले में भी कौन मंत्री किस पद पर है, ऐसा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। नेक्स्ट, 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया, ठीक है। तो जब बात करेंगे हम महाराष्ट्र की, तो हमने देखा था मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1956 में हुआ था। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ। तो ये यहाँ का जो क्षेत्र है इतना, इसको बोला जाता था विदर्भ। इस विदर्भ के लगभग 8 जिले कहाँ चले गए, चांदा, अकोला, अमरावती, वर्धा, बुल्ढाना करके ये जिले कहाँ चले गए, क्योंकि इनकी विशेषताएं, भाषा, अन्य चीजें किससे मैच करती थी, महाराष्ट्र से मैच करती थी। तो ये जो विदर्भ के 8 जिले हैं ना, हमने महाराष्ट्र में मिला दिए। ऐसे जैसे कि कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया आया है, तो वो पूछ सकते हैं कौन सा क्षेत्र राजस्थान में मिला दिया गया। तो हमने क्या किया, हमारे यहाँ पर एक तहसील थी सुनेल टप्पा, है ना, सुनेल टप्पा को हमने राजस्थान को दे दिया। और राजस्थान की जो कोटा जिले की एक तहसील थी सिरोंज, तो सिरोंज को हम कहाँ लेके आ गए, हमारे मध्य प्रदेश में, और वर्तमान में सिरोंज क्या हो गई, हमारे विदिशा जिले की एक तहसील हो गई। आपसे ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र रहा है। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, करंट की कुछ चीजें पढ़ते हो, तो आपको पता चलेगा कि सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जो आ रहे हैं कहाँ आते हैं, खजुराहो में आते हैं। अगर मध्य प्रदेश में कोई सा स्थल है जहाँ पे सर्वाधिक हमें राजस्व की प्राप्ति होती है पर्यटन के क्षेत्र में, तो वो खजुराहो से होती है। खजुराहो के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, 9वीं 10वीं सदी में चंदेल राजाओं द्वारा निर्माण हुआ था, ठीक है, यूनेस्को में शामिल। तो आपसे ये पूछ सकते हैं, देखो अब ये जो सांची आ गया, तो ये स्थल है, इसकी प्रसिद्धि का कारण हो गया ना, तो सांची पूछ सकते हैं, सांची कहाँ है ना। दतिया का किला कहाँ, दतिया में जो किला है उस पे क्या लिखा हुआ है ना। ओरछा कहाँ है, ओरछा अब निवाड़ी में आ रहा है। तो ऐसे करके आपसे क्यों प्रसिद्ध है, किसने किले का निर्माण करवाया, ऐसी चीजें आ सकती है। नेक्स्ट, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए, अभी बोला किसने दिए हैं, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, चंदेल राजवंश ने करवाया, ठीक है। अगर आपसे पूछता है मतलब ऐसे ही कोई एक स्थल किसने निर्माण करवाया और स्थिति कहाँ। नेक्स्ट, कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2010 में, उसके अनुसार ये 37.5 थी। वर्तमान का डाटा थोड़ा मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन आप इसका डाटा 2021 के अनुसार देख लीजिएगा कि वर्तमान में कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे आ रही है। अब जब ये क्वेश्चन पूछा है कि गरीबी रेखा के नीचे कितनी जनसंख्या आ रही है, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, वही जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है ये एक तरह से। तो जनगणना से संबंधित जितनी साक्षरता दर है, क्षेत्रफल है, कौन बड़ा कौन छोटा, जो हमने डिस्कस किए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, है ना। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है, मध्य प्रदेश किसका भाग है ना, भूवैज्ञानिक दृष्टि से तो हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है ना। तो सबसे प्राचीनतम भाग है, जैसे अगर भारत की बात की जाए, है ना, तो भारत में हम देखेंगे, थोड़ा मैप गड़बड़ है ना,
मैप पे ध्यान न देके मेरी बातों पे ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले ये जो प्रायद्वीपीय भाग है हमारा, है ना, सबसे पहले जिसका निर्माण हुआ था वो इसी प्रायद्वीपीय भाग, अगर भारत की किसी, अगर हम 5 भागों में विभाजित करते हैं, जैसे उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर की विशाल पर्वतमाला, उत्तर का विशाल मैदान, है ना, प्रायद्वीपीय पठार हमारा, तो जो प्रायद्वीपीय पठार है हमारा वो सबसे पुराना है। और प्रायद्वीपीय पठार का भी जो ये भाग है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, गोंडवाना कहा जाता है ना। ये पूरा गोंडवाना लैंड है एक तरह से नीचे का, क्योंकि आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी, ज्योग्राफी में आपको पता चलेगा ये जो मैप में ऊपर का लैंड जो है वो अंगारा लैंड है और नीचे का जो है गोंडवाना है। तो मध्य प्रदेश का जो ये आधा भारत है, ये इतना, ये पूरा ये गोंडवाना लैंड है, और जो ऊपर का भाग है ये अंगारा लैंड का भाग है, नीचे का गोंडवाना का भाग है। तो मध्य प्रदेश भी भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का आता है। मध्य प्रदेश कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है ना, पूछ रहा है मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र, है ना, तो वो खरगोन में। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर वो पूछे कि जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है, अब बात आ रही है जैविक कपास की, तो जैविक कपास अनुसंधान केंद्र जो है वो खंडवा में है ना। लेकिन सिर्फ पूछ रहा है कपास अनुसंधान केंद्र, तो वो खरगोन में है, लेकिन जैविक कपास अनुसंधान कहाँ है, खंडवा में है। आपसे पूछ सकता है ऐसे ही कोई एक संस्थान, जैसे मानव विकास संस्थान कहाँ है, छिंदवाड़ा में है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि शस्त्र प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, या आपसे पूछ सकता है ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है ना। तो इस प्रकार की कोई एक संस्थान स्थिति कहाँ है उसकी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई, है ना, वैसे जो नर्मदा नदी है उसकी लंबाई है 13-12 किलोमीटर, लेकिन प्रश्न में हमारे पूछा गया है मध्य प्रदेश में कुल लंबाई। अगर ये पूछता नर्मदा नदी की कुल लंबाई तो हम 1312 किलोमीटर करते हैं, लेकिन वो पूछ रहा है नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में लगा लंबाई, तो यह है 1077 किलोमीटर, है ना, क्योंकि ये थोड़ी नदी कहाँ बह जाती है, फिर ये महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है ना। तो ये कुल लंबाई इसकी हो गई। अब आपसे जैसे नर्मदा नदी की लंबाई पूछ ली, तो वो आपसे चंबल नदी की लंबाई भी पूछ सकता है ना, 965 किलोमीटर, या आपसे सोन नदी की लंबाई भी पूछ सकता है, तो 780 किलोमीटर, या आपसे बेतवा नदी की लंबाई पूछ सकता है ना, 480 किलोमीटर। तो ऐसे ही करके आपको मुख्य मुख्य कम से कम शुरू की जो 8-10 नदियां हैं, मेन बड़ी बड़ी जो नदियां हैं, उनकी तो आपको लंबाई याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है 4-5 नदियों के नाम दे दिए और वो पूछ ले आप सीक्वेंस में वो जमाइए, सबसे लंबी कौन, उससे छोटी कौन, उससे छोटी कौन। यहाँ तक कि मेंस में तक प्रश्न आ चुका है कि मध्य प्रदेश की 5 लंबाई की में अवरोही क्रम में 5 प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि नदियों के क्वेश्चन हमारे कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है नदियों से। भारतवर्ष का सबसे बड़ी आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, वो पूछता है राज्य, भारत का कौन सा राज्य जहां आदिवासी जनसंख्या सबसे ज्यादा रहती है। तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में निवास करती है, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या आदिवासी मध्य प्रदेश में निवास करती है, जो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21% है। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछता कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी आदिवासी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, मतलब आदिवासी जनसंख्या की प्रतिशतता में पूछता, तो फिर आप उसका आंसर मिजोरम लगाते, ठीक है। अगर ये आदिवासी वाला पूछ लिया उसने, तो वो आपसे जैसे अनुसूचित जनजाति है, ये क्या आता है, अनुसूचित जनजाति, वो आपसे ये पूछ सकता है मध्य प्रदेश भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है ना, तो वो आएगा आपका उत्तर प्रदेश। फिर आपसे पूछ सकता है सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत में कौन सा राज्य है, तो वो आपका पंजाब। तो ऐसे करके ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब ये राज्य स्तर में प्रश्न आया, तो उसके अलावा वो ये भी पूछ सकता है, भारतवर्ष की जगह यहाँ ये दे दे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आदिवासी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, या प्रतिशत में कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकते हैं यहाँ से। मंडला राजधानी थी, अब देखिए वापस से मंडला आ गया, और मंडला का संबंध किससे है, गोंड वंश से, है ना। मंडला किसकी राजधानी थी, गोंडों की राजधानी थी। आपसे पूछ सकते हैं, या फिर सिंधिया की राजधानी क्या थी, तो ग्वालियर। होलकर की राजधानी क्या थी, महेश्वर, इंदौर, है ना। परमार वंश की राजधानी क्या थी, धार। ऐसे करके एक वंश
कोई व्यक्तित्व, उसका वंश, उसकी राजधानी, मतलब उसका फिर क्षेत्र, और उसकी जो प्रसिद्धि के कारण है वो। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में टंगस्टन पाया जाता है? अब ये क्या बात हो गई, किसी खनिज की बात हो गई, टंगस्टन की बात हो गई। तो टंगस्टन मिल रहा है हमको होशंगाबाद के आगर गांव में, है ना, आगर गांव में टंगस्टन मिल रहा है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं टंगस्टन का उपयोग किस काम में लिया जाता है? तो टंगस्टन से बिजली के फिलामेंट बनाए जाते हैं, बल्ब के फिलामेंट। या फिर आपसे जैसे कि टंगस्टन का पूछा है, जैसे एक क्वेश्चन हमने कल डिस्कस करा था कि तांबा कहाँ मिल रहा है, तो तांबा मलाजखंड में मिल रहा था, है ना। या फिर हमसे आपसे पूछ सकते हैं हीरा कहाँ है, तो हीरा हमारा पन्ना में। आपसे एक खनिज की प्राप्ति का स्थल क्या है ना। कोई आपसे पूछ रहा है कि ये जो आपका जो खनिज है ना, ये एक तो इसको मिलता कहाँ है, मतलब कहाँ मिल रहा है, इसकी स्थिति क्या है, और दूसरा इसका फिर ये उत्पादन में मध्य प्रदेश का क्या स्थान है, भारत का क्या स्थान है, भंडारण में मध्य प्रदेश का क्या स्थान है, भंडारण में भारत का कहाँ क्या स्थान है, और कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, उससे संबंधित खदानें कौन सी, है ना, ऐसा प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट, कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? अमरकंटक, महाकवि कालिदास, है ना, संस्कृत के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे नाटकों की रचनाएं लिखी, नाटक लिखे, रचना इन्होंने जो लिखी है। तो ये पूछ रहे हैं प्रश्न में कि अब ये चारों ही किसके हैं? कालिदास जी के हैं। लेकिन उसका पूछने का उद्देश्य यह है कि अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन कहाँ किया गया है? तो अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन मेघदूत में किया गया है ना। किसमें किया गया है? मेघदूत में। मेघदूत में क्या किया गया है कि स्वर्ग से निष्कासित जो यक्ष है, वो यक्षिणी को जब उसको निष्कासित कर दिया जाता है, तो वो मेघ के माध्यम से क्या करता है, संदेशों को भेजता है। मेघ के माध्यम से यक्षिणी को संदेश भेजता है। तो इस वजह से जो अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किसमें किया गया है? मेघदूत में किया गया है। ठीक, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता था इसमें कि ये कुमार संभवम, ये भी इनकी ही रचना है ना। कुमार संभवम जो है वो भी कालिदास की रचना है। कुमार संभवम में किसका वर्णन किया गया है? तो कुमार संभवम में किया गया है कि शिव पार्वती जी के विवाह, कुमार कार्तिकेय का जन्म, कैसे वो तारकासुर का वध करते हैं, उसका वर्णन है इसमें। आपसे पूछ सकते हैं शाकुंतलम किसमें दिया गया, शाकुंतलम में क्या वर्णन किया गया है? तो इसमें जो राजा दुष्यंत है और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, और इन्हीं के पुत्र हैं भरत, जिनके नाम पे हमारा देश का नाम भारत पड़ा। फिर आपसे पूछ सकते हैं ऋतु संहार में क्या वर्णन किया गया है? तो ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। तो जो कालिदास है एक महान कवि संस्कृत के, इनकी हर एक रचना का आपको विषय वस्तु थोड़ी सी ध्यान रखें आप, तो आपको प्री के साथ साथ मेंस में भी काम आएगी ये। नेक्स्ट है, विदिशा नदी के तट पर स्थित है ना। पूछ रहा है विदिशा नदी के तट पर, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है ना। तो विदिशा जो है बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अब बात आ गई है यहाँ पर नदी की। तो जो नदी है, नदी के उद्गम, नदी का अवसान, ठीक है, नदी पर कौन सी परियोजना चल रही है हमारी, नदी की सहायक नदियां कौन सी है, नदी पर कौन सा जलप्रपात है, और कौन सा शहर किसी नदी के तट पर बसा हुआ है ना। जो नगर कौन कौन से उस नदी के तट पर बसे हुए हैं, जैसे अगर विदिशा, बेतवा, क्षिप्रा के तट पर क्या क्या बसा हुआ है? क्षिप्रा के तट पर उज्जैन बसा हुआ है हमारा, है ना। नर्मदा के तट पर क्या बसा हुआ है? जबलपुर, अमरकंटक, है ना, अनूपपुर, है ना। चंबल के तट पर क्या बसा हुआ है? चंबल के तट पर हमारा श्योपुर बसा हुआ है हमारा, है ना। तो इस प्रकार से एक नदी जैसे मंदसौर शिवना के तट पर बसा हुआ है, तो नदी उसके तट पर कौन कौन से आपको शहर बसे हुए हैं, ऐसा प्रश्न आ सकता है। या फिर आपको यहाँ ऐसा दे देंगे, कोई एक शहर दे दीजिए, है ना, मान लीजिए आ जाता है होशंगाबाद, किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो किस नदी के तट पर स्थित, तो नदी आ जाएगी। लेकिन अगर वो ऐसे पूछ ले, निम्न में से नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो आपको जो जो बसे हुए हैं अगर आप उसको याद रख लें, आप एक मैप के माध्यम से आप एक मैप बनाइए बकायदा एमपी का, ठीक है, उसमें से नदियां जा रही है, मान लीजिए नदी जा रही है, कौन कौन सा शहर यहाँ आ रहा है, तो उनको जब आप मैप में डिनोट करके याद रखेंगे तो आपको पता चलेगा ये नदी है और इस नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो आप उसको अच्छी तरह याद कर सकते हैं।
डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किसमें की गई है? ये हो रहा है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क, है ना। तो डायनासोर जीवाश्म पार्क है जो धार में है, यहाँ पर डायनासोर के जीवाश्म मिल रहे हैं। लेकिन आपसे प्रश्न पूछता कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान या जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो ये जीवाश्म ये है डिंडौरी में। लेकिन ये जो जीवाश्म है ये कौन से जीवाश्म है? वनस्पतियों के जीवाश्म है, मतलब पेड़ पौधों से संबंधित जो चीजें हैं उनके जीवाश्म। लेकिन वो स्पेसिफिक आपसे एक शब्द ले रहा है डायनासोर, है ना। तो डायनासोर कहाँ है? धार में। अगर आपसे पूछता रेप्टाइल पार्क कहाँ है, तो रेप्टाइल्स में वो पूरा रेप्टाइल वर्ग आ जाता है, हमारा रेप्टाइल्स वर्ग रेंगने वाले जंतु। तो ये जो है हमारा पन्ना में था। लेकिन आपसे वो पूछे कि सर्प उद्यान कहाँ है, तो सर्प उद्यान, सर्प भी एक प्रकार से रेप्टाइल है, लेकिन वो सारे रेप्टाइल नहीं आ रहा है इसके अंदर, सर्प में सिर्फ सर्प प्रजाति आ रही है। तो सर्प उद्यान कहाँ है? तो वो हमारे भोपाल में है ना, वन विहार नेशनल पार्क के अंदर ही है। तो ऐसे करके राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। नेक्स्ट, प्रथम खुली जेल कहाँ है? हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रथम खुली जेल जो है हमारी गुना की, मतलब ये पहले गुना था, वर्तमान में अशोकनगर में आ गया है। ये गुना से अब अशोकनगर नया जिला बन गया। तो ये जो मुंगावली आ रहा है, जो शहर, जो तहसील एक तरह से, मुंगावली कहाँ आ जाती है? अब अशोकनगर में आ जाती है। तो ये जो हमारी प्रथम खुली जेल कहाँ हो रही? अशोकनगर में। अगर वो पूछता खुली जेल कॉलोनी कहाँ है, अगर वो यहाँ पर खुली जेल कॉलोनी पूछता तो हम खुली जेल कॉलोनी क्या लगाते? होशंगाबाद में लगाते। लेकिन वो प्रथम खुली जेल पूछ रहा है, तो प्रथम खुली जेल अशोकनगर में। अगर ये तब के सेंस में पूछा है, उसने पुराने में उसने चेंज नहीं करा इस चीज को, तो ये गुना होता, बाद में गुना से अशोकनगर आ गया। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती? ठीक है, तो हमें पता है मालवी, मालवा क्षेत्र है हमारा, मालवी बोलेंगे। बुंदेलखंड क्षेत्र है, बुंदेली बोलते हैं। गोंड जनजाति अधिक मात्रा में पाई जाती है, गोंडी बोलेंगे। लेकिन कौरवी हमारे यहाँ की नहीं है। कौरवी कहाँ है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, और ये वहां बोली जाती है, यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती? वो पूछ रहा है नहीं बहती। तो हम पहले तो हमारी नदियों को याद करेंगे भैया, कौन सी नदी बहती है, कौन सी नहीं बहती, कहाँ निकलती है, कहाँ गिरती है, ऐसा याद कर लिया ना हमें, तो हमें पता चल जाएगा कौन कौन सी नदी। तो आप देखेंगे कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की तो सबसे बड़ी नदी हो गई, है ना। ताप्ती नदी भी इसके समानांतर बह रही है। कृष्णा नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती, कर्नाटक में है ये। ठीक है, कर्नाटक में बहती है ये नदी, महाबलेश्वर से निकलती है। और जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है ना। तो एक तरह से क्या हो गया, ना महानदी निकल रही हमारे यहाँ, ना कृष्णा निकल रही। तो आप नहीं बहती है वाला अगर वो प्रश्न पूछ रहा है तो आप ए लगाएंगे तो भी वो सही माना जाएगा, आप बी लगाएंगे तो भी वो सही माना जाएगा, क्योंकि ये एक त्रुटिपूर्ण क्वेश्चन है। कैसा प्रश्न है ये? त्रुटिपूर्ण प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों के जवाब में क्या करता है पीएससी, या तो उस क्वेश्चन को डिलीट कर देता है ना, या फिर उस क्वेश्चन का आपको नंबर दे दिया जाता है ना, या तो उसकी काउंटिंग ही नहीं करेगा, डिलीट कर देगा, या फिर सभी को उसका बोनस अंक प्रदान कर दिया जाता है। लेकिन ये मेरे ख्याल से उन्होंने ऐसा पूछ लिया होगा कि जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, क्योंकि छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तो महानदी थी ना उसका हिस्सा, लेकिन वो तो 2000 में अलग हो गए थे, 10 साल बाद पूछा तो भी पीएससी ने ऐसी मिस्टेक कर दी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, राजा भोज ने शासन किया। एक व्यक्तित्व जिसने शासन किया है हमारे यहाँ के राजा, कहाँ शासन किया इन्होंने? धार पे शासन किया है ना। धार में, धार नगरी इनकी राजधानी थी। जैसे अभी हमने रानी दुर्गावती का क्षेत्र देखा था, गोंडवाना उनका क्षेत्र था, है ना। अगला, इनमें से कौन सा संस्कृत कवि मध्य प्रदेश का नहीं है? तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, जो मध्य प्रदेश के कवि नहीं है, कवि है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के जो मध्य प्रदेश के कवि हैं उनके बारे में कम से कम भारत के लेवल पे नहीं जानते, तो मध्य प्रदेश में जो कवि हैं उनका तो आप ध्यान कर लीजिए, क्योंकि उनसे प्रश्न आपके पीएससी के प्री के साथ साथ मेंस में भी पूछ रहे हैं। तो संस्कृत के कवि प्रदेश के नहीं है पूछा है ना। तो हमने देखा है कालिदास यहाँ के कवि है ना, विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक, मंडन मिश्र यहाँ के कवि है, भौभूति यहाँ के कवि है, उत्तरामचरित महावीर चरित लिख रहा है, कल्हड़ ने लिखी है राजतरंगिणी, और इसमें वर्णन है कश्मीर के इतिहास का। तो ये कवि कहाँ के हो गए, हमारे कश्मीर के हो गए, तो मतलब मध्य प्रदेश से इनका संबंध नहीं है। तो कौन से संस्कृत के कवि मध्य प्रदेश के नहीं है? कल्हड़। ठीक है, अगला,
मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ की जाती है? तो ये जो क्वेश्चन है वो फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये कहाँ होता है, वो कहाँ होता है, अब वो पूछ रहा है ये पूजन कहाँ हो रही है, ठीक है। तो ये जो है शाजापुर के जिले भातखेड़ी में। तो आपको जिले में मैंने बोला है कोई जिला है, वहां पे क्या विशेषता है उसकी, कुछ कुछ चीजों की 4-5-6 फैक्ट तो होंगे हर जिलों के, वो आप याद रखिए तो आपको काम आएगा ऐसे। नेक्स्ट, संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? संगमरमरी चट्टानें, है ना, यह हमारे मिल रही है जबलपुर में। जबलपुर में जो भेड़ा घाट है वहां पर आपको संगमरमरी चट्टानें मिलेंगी, ठीक है। आपसे पूछ सकता है उज्जैन क्यों प्रसिद्ध है? तो उज्जैन मंदिर और घाट के लिए प्रसिद्ध है ना, कुंभ के मेले के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछ सकता है इंदौर क्यों प्रसिद्ध है? व्यावसायिक राजधानी है हमारी, गेट है यहाँ पर, है ना। और आपसे पूछ सकता है मांडू क्यों प्रसिद्ध है? तो बाज बहादुर रानी रूपमती की प्रणय गाथा के लिए प्रसिद्ध है। जहाज महल है, हिंडोला महल है यहाँ पर, इसलिए प्रसिद्ध है, महलों के कारण प्रसिद्ध है। तो ऐसे करके कोई क्षेत्र विशेष की क्या विशेषता है उससे संबंधित भी प्रश्न आ रहे हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदानों में है ना, सिंधु गंगा के मैदान। अब सिंधु गंगा का मैदान कौन सा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो ये वाला क्षेत्र है ना, कौन सा, ये इतना क्षेत्र, यहाँ पे आप देखेंगे यूपी में जो नदी है ये आपकी गंगा और जो सिंधु नदी है हमारी, है ना, उस वाले का जो ये क्षेत्र है ये, तो ये जो लगभग ये वाला रीजन पूरा हो गया हमारा मध्य भारत का जो पठार है, ये किसमें है? सिंधु गंगा के क्षेत्र में आ रहा है। तो इसमें आ रहा है आपका ग्वालियर। अब देखो इंदौर तो आ नहीं रहा क्योंकि इंदौर इधर नीचे आ जाएगा, भोपाल आ नहीं रहा, भोपाल इधर आ जाएगा, जबलपुर आ नहीं रहा, जबलपुर इधर आ जाएगा। तो जो हमारा ये वाला जो रीजन है यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा सिंधु गंगा के मैदान में, कौन है हमारा? ग्वालियर। क्योंकि हमने देखा कि यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां जैसे चंबल हो गई, बेतवा हो गई, ये किसकी सहायक नदियां है? सब यमुना की सहायक है। और सोन गंगा की। तो एक तरह से जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है हमारा वो कौन सा मैदान किसका हो गया हमारा? सिंधु गंगा का मैदान। और उसमें जो क्षेत्र आ रहा है वो ग्वालियर। नेक्स्ट, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां क्या करती हैं? अरब सागर में गिरती है क्या? नहीं गिरती। बंगाल की खाड़ी में गिरती है क्या? नहीं गिरती। हिंद महासागर में मिलती है क्या? नहीं। वो क्या करती है? दूसरी नदियों में मिल जाती है। जैसे अभी हमने बोला चंबल किसमें मिल रही है? यमुना में। केन किसमें मिल रही है? यमुना में। आप सोन देखेंगे गंगा में। तो सारी नदियां क्या कर रही हैं? अधिकांशतः नदियां दूसरी नदियों में मिल जाती है, इसलिए हमारा आंसर क्या है? दूसरी नदियों में मिल जाती है। नेक्स्ट, भारतवर्ष के जंगलों का सबसे बड़ा क्षेत्र। अब ये क्या आ रहा है? आपको क्या पढ़ना पड़ेगा इसके लिए? वन स्थिति रिपोर्ट, है ना। वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 में आई होगी, एक तो आई थी आपकी 2019 में, हर 2 साल में प्रकाशित होती है। तो 2021 वाली और 2019 वाली दोनों रिपोर्ट्स आपको इसके लिए पढ़नी पड़ेगी। उस रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जंगलों का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है ना। सबसे ज्यादा जंगल कहाँ मिल रहा है, मतलब वनाच्छादित क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एक क्वेश्चन और हम इसका कर चुके हैं। नेक्स्ट, भोपाल बसा है 7 पहाड़ियों पर। ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन आ गए, ठीक है। किस पर ये है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा है? तो 7 पहाड़ियों पर बसा है ऐसे। यह भारतवर्ष की सबसे बड़ी मस्जिद, है ना, पूछ रहा है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद। लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें त्रुटिपूर्ण ये कर दिया गया है कि ये जो है प्रांगण की दृष्टि से, कैसे है? प्रांगण की दृष्टि से। अगर प्रांगण की दृष्टि से बात करेंगे तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो भोपाल में है और उस मस्जिद का नाम है ताजुल मस्जिद। कौन सी मस्जिद है वो? ताजुल मस्जिद है। और इसका जो निर्माण करवाया है वो शाहजहां बेगम ने करवाया है। किसने करवाया है? शाहजहां बेगम ने। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? एक बार से ये वापस से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए क्योंकि आपका 2020 का जो सिलेबस चेंज हो चुका है उसमें आपकी रियासतें ऐड हो गई और रियासत में भोपाल रियासत ऐड हो गई है। तो आपको भोपाल रियासत में भी क्या निर्माण कार्य हुए वो भी याद रखना पड़ेंगे। तो ऐसे ही निर्माण कार्य जो शाहजहां बेगम ने करवाया था वो थी भोपाल की ताजुल मस्जिद, तो आपको उसको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, नर्मदा अपने उद्गम स्रोत कहां से निकलती है? अमरकंटक से। तो नदी का उद्गम आ गया। अवसान कहाँ होता है? खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक। अगला, मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज पूछ रहा है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा क्या है, त्रुटिपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि देखिए आपको हमारे यहाँ पर एस्बेस्टस भी मिल रहा है, ठीक है,
बॉक्साइड भी मिल रहा है और बॉक्साइड एल्यूमिनियम का ये बॉक्साइड का ये एल्यूमिनियम हो गया हमारे यहाँ, तो ये एल्यूमिनियम भी हो रहा है हमारे यहाँ, बॉक्साइड भी हो रहा है, ये कटनी जबलपुर वाले क्षेत्र में मिल रहा है, एस्बेस्टस भी मिल रहा है हमारे यहाँ झाबुआ में, है ना। तो एक तरह से ये तीनों चीजें यहाँ मिल रही हैं, और बेरियम सल्फेट अगर नहीं भी मिलता हो तो कुछ मात्रा में तो मिलता ही होगा, लेकिन फिर भी ये 1, 2, 3 तीनों चीजें तो मिल ही रही हैं पूरी पर्याप्त मात्रा में। पूछ रहा है कौन सा खनिज पाया जाता है ना। अब कौन सा खनिज पाया जाता है भैया, कोई सा भी है, तो पीएचसी को या तो इस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़े या फिर अतिरिक्त रूप से नंबर देने पड़ेंगे उसको, किसको, स्टूडेंट्स को। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, आपको इसमें करना पड़ेगा। अगला है मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है। तो अभी हमने देखा गोंडवाना कौन सा कहलाएगा, ये जो मध्य प्रदेश भारत का जो नीचे वाला जो क्षेत्र था, तो मध्य प्रदेश का जो नीचे का क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है ना, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो है, जिसमें मुख्य रूप से क्या आता है, मंडला जबलपुर, वो जो आसपास का जो क्षेत्र है, मंडला और जबलपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो इसके अंदर आएगा गोंडवाना में, ठीक है। नेक्स्ट, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी, हमने करा ना अभी एक देखा था क्वेश्चन कि दुर्गावती मंडला की रानी थी, गोंड राजवंश से थी, और आसफ खान से युद्ध होता है जो अकबर सेनापति बनाकर भेजता है जिसको, है ना। तो रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी, हमारी मंडला की रानी थी, गोंड रानी थी, है ना। तो ये हमारा युद्ध हुआ 1564 में, 1564 या 65 होगा, आप देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा, है ना। ठीक है, आगे आते हैं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम निम्न में से कहां पर है ना। वो पूछ रहा है इंडोर स्टेडियम, है ना। तो ये है हमारा इंदौर में, जिसका नाम क्या है, अभय खेल प्रसाद, अभय खेल प्रसाद। तो ये क्या है, आप जब खेल, आपको क्या हुआ, आपके पास से एक पूरा चैप्टर है, आपका यूनिट दे दी है, खेल से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे ना, वो चाहे भारत के स्तर पे हो चाहे मध्य प्रदेश के स्तर पे हो। जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपसे स्टेडियम के बारे में भी पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि होलकर स्टेडियम कहाँ है, तो इंदौर में है। आपसे पूछ सकते हैं रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है, तो ग्वालियर में है। आपसे पूछ सकते हैं तात्या तोपे स्टेडियम कहाँ है, तो भोपाल में है। आपसे पूछ सकते हैं मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है, तो वो भी भोपाल में है। तो कोई एक स्टेडियम है ना, स्टेडियम आ गए, या फिर आपको एयरपोर्ट आ सकते हैं, है ना, एयरपोर्ट आ सकते हैं कि ये एयरपोर्ट कहाँ है, वो एयरपोर्ट कहाँ है। तो ऐसे करके भी आपको प्रश्न आ सकते हैं, स्टेडियम, एयरपोर्ट, बंदरगाह, ये कोई स्थान विशेष कहाँ पर स्थित है, ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट, खेल प्रशिक्षक को उससे समर्पित कार्य हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो भैया अभी हम जब ये पेपर सोल्व कर रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है कि इस साल कितनी ज्यादा त्रुटिपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक तरह से देखेंगे कि ये क्वेश्चन भी कैसा है, त्रुटिपूर्ण। क्यों त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि अगर आप देखें कि द्रोणाचार्य पुरस्कार है ना, अब ये पूछ रहा है खेल प्रशिक्षक को देना है। पहली बात तो खेल प्रशिक्षक को उसके समर्पित कार्य के लिए, है ना। आप जब देखें द्रोणाचार्य पुरस्कार तो ये कौन देती है, केंद्र सरकार देती है, लेकिन वो पूछ रहा है मध्य प्रदेश शासन द्वारा, है ना। तो द्रोणाचार्य तो मध्य प्रदेश शासन नहीं देता ना, नहीं देता। क्या परशुराम पुरस्कार देता है, नहीं देता। विक्रम पुरस्कार, हाँ विक्रम पुरस्कार देती तो मध्य प्रदेश सरकार है, लेकिन ये प्रशिक्षकों को ना देकर किसको देती है, सीनियर खिलाड़ियों को देती है। किसको देती है, जो मध्य प्रदेश के जो सीनियर खिलाड़ी है उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है, ना कि ये प्रशिक्षकों को दिया जाता है। फिर शांति पुरस्कार भी नहीं दिया जाता। तो इस तरह से इसमें कोई सा भी ऑप्शन आपका सही नहीं बैठता, तो वापस से वही कहानी आ जाती है, या तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा या आपको इसका अतिरिक्त अंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर हम इसका आंसर अगर देखें तो क्या होगा, पूछ रहा है मध्य प्रदेश खेल प्रशिक्षक को उसको समर्पित कार्य हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्न से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेल प्रशिक्षक को विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये पुरस्कार आ गया, अगर आपको पुरस्कार आ रहे हैं, आ ही रहे हैं क्योंकि हम देख ही रहे हैं, तो आपको एक तो पुरस्कार है ना, वो किस विधा में दिया जाता है। जैसे कि अगर आप पूछें कि पूछ ले आपसे एकलव्य पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो एकलव्य जूनियर खिलाड़ी को दिया जाता है। आपसे पूछे विक्रम पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो वो सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। आपसे पूछे खेल प्रशिक्षक को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। ऐसे करके पुरस्कार हो गया, ठीक है। तो विधा हो गई उसकी, मान लो आपसे मुझे कालिदास सम्मान किस लिए दिया जाता है, कला के क्षेत्र में दिया जाता है, कल ही हमने देखा था उसको।
एक पुरस्कार हो गया, उसकी विधा क्या हो गई, है ना, मतलब विधा मतलब उसका क्षेत्र क्या हो गया, और पुरस्कार राशि कितनी है उसकी, कितने रुपए दिए जाते हैं मतलब उसके तहत, और पहला पुरस्कार किसे मिला था, प्रथम पुरस्कार किसे मिला था, और वर्तमान में पुरस्कार किसे दिया गया। मतलब अभी 2020-21 में, जैसे आपकी 2022 में पेपर हो रहे हैं तो आपको 2020-21 के पुरस्कार यहाँ पर करने पड़ेंगे याद, तो 2020-21 में किसे दिया गया, तो ऐसे करके आपको पुरस्कारों के बारे में इस आधार पर चीजें याद करनी पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन के प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान से नवंबर 2012 में किसे सम्मानित किया गया, तो वही आ गया कालिदास सम्मान किसे मिला। तो आप अभी का देखेंगे तब से आपसे 12 वाला का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, 2020-21 का देख लीजिएगा इसका डाटा जो होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होता है ना। अब हम बात करें कि सोयाबीन की विशेषता ही क्या है कि सोयाबीन मिलती है काली मिट्टी वाले क्षेत्र में। काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ मिलती है, काली मिट्टी सर्वाधिक हमारे मालवा के पठार में मिलती है, तो सोयाबीन कहाँ हो गई, मालवा के पठार में सर्वाधिक सोयाबीन होती है। ऐसे अगर आपसे पूछे कि कपास सर्वाधिक कहाँ होता है, तो कपास मुख्यतः निमाड़ में होता है ना, कहाँ होता है, निमाड़ में, और निमाड़ में भी क्या होते हैं, खंडवा और खरगोन। खंडवा खरगोन क्या है, हमारे मुख्य रूप से कपास उत्पादक जो जिले हैं हमारे, सफेद रेशा जो हमारा कपास है वो कहाँ मिल रहा है, खंडवा में मिल रहा है। जैसे सोयाबीन कहाँ होता है, ऐसा आ गया। आपसे पूछ सकते हैं सर्वाधिक चावल कहाँ होता है, चावल सबसे ज्यादा पूर्वी क्षेत्र में हो रहा है मध्य प्रदेश के, है ना, पूर्वी क्षेत्र में और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, एक तो पूर्वी में एक दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में हो रहा है। आपसे पूछ सकते हैं मिर्ची का उत्पादन कहाँ हो रहा है, आपसे पूछ सकते हैं सबसे ज्यादा, जैसे कपास पूछ लिया, सोयाबीन पूछ ली, दलहन पूछ ली, दलहन पूछ सकते हैं, तिलहन पूछ सकते हैं, चना कहाँ हो रहा है सबसे ज्यादा, गन्ना कहाँ हो रहा है सबसे ज्यादा। एक तो चीजें फसल हो कहाँ रही है और उससे संबंधित अनुसंधान संस्थान कहाँ है। जैसे आपसे पूछ सकते चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वो बड़वानी में आ गया आपका, है ना। ये कपास अनुसंधान संस्थान हमने देखा था, खरगोन आ गया था आपका। ऐसे करके एक फसल उत्पादन कहाँ होता है भारत में, मध्य प्रदेश का फसल के उत्पादन में कौन सा स्थान है, ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। कितने क्षेत्रफल पर उसकी खेती की जाती है और उससे संबंधित जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से मध्य प्रदेश किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। बात आ रही है कौन सी सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं कर रही, तो यहाँ पर जो श्योपुर है, श्योपुर, उसकी सीमा जो है वो यूपी को स्पर्श नहीं करती। तो अब जब ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, किस जिले की सीमा स्पर्श करती है किससे नहीं करती, तो आपको यूपी के अलावा वो ऐसे भी दे देता कि मान लीजिए किस जिले की सीमा राजस्थान को स्पर्श करती है, किसी को नहीं करती, या किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है, किसकी नहीं करती, किसकी सीमा गुजरात को स्पर्श करती है, किसकी नहीं करती, किसकी महाराष्ट्र को स्पर्श करती, किसकी नहीं करती। तो ये एक तरह से जो आप इस मैप को देख रहे हैं, तो अब यहाँ देखेंगे ये हमारा उत्तर प्रदेश है ना, ये हमारा राजस्थान, ये हमारा है गुजरात, ये हमारा महाराष्ट्र और ये हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे एक तरह से यूपी से 13 जिले हमारे लगते हैं, तो हमारे कितने जिलों की सीमा लगती है, हमारे भी 13 ही जिलों की सीमा उनसे लगती है। तो कौन कौन से जिलों की लगती है, तो यहाँ शिवपुरी आ गए, श्योपुर की नहीं लगती, मुरैना, भिंड, है ना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, टीकमगढ़, ऐसे करके ये 13 जो जिले हैं हमारे, उनकी सीमा स्पर्श कर रही है। आपसे इनमें से पूछा किसकी सीमा यूपी से स्पर्श कर रही है, किसकी नहीं कर रही। साथ में आपको इस बॉर्डर पर आने वाले जो यूपी के जिले होंगे उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया हमारे 13 जिले तो ये है, लेकिन उनके कौन से 13 जिलों की सीमा हमसे स्पर्श कर रही, कौन सी नहीं कर रही। सेम चीज यहाँ पे जैसे यूपी वाला मैटर है, आपको राजस्थान के मामले में भी ये वाली जो हमारी सीमा है यहाँ तक 10 जिले हमारे, 10 जिले राजस्थान के मिल रहे हैं। तो कौन से की मैच कर रही है राजस्थान से, कौन से की नहीं कर रही, कौन से की गुजरात से मिल रही, कौन से नहीं मिल रही, और कौन कौन से की मिल रही है, ठीक है। कौन से ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा यूपी से भी मिल रही है और छत्तीसगढ़ से भी मिल रही है। अगर ऐसा प्रश्न भी आ जाए तो मान लीजिए यूपी से भी मिल रही है और छत्तीसगढ़ से भी मिल रही है, तो ये हमारे बॉर्डर पे है सिंगरौली, सिंगरौली की सीमा हमारे यूपी से भी मिलती है और छत्तीसगढ़ से भी मिलती है, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। या आपको पूछ सकते हैं इधर से हमारे अलीराजपुर की सीमा या झाबुआ की सीमा या गुजरात और महाराष्ट्र से लगे हुए कौन से जिले हैं जिनकी गुजरात महाराष्ट्र दोनों से मिली हुई सीमा है। तो जो मिली हुई सीमा वाली जो जगह है ये, ठीक है,
इस पे लगने वाले जिलों पे विशेष रूप से ध्यान करके आप इसकी पूरी बॉर्डर वाले जिलों को जरूर याद कर लें, है ना, कौन से जिले की सीमा किसको स्पर्श कर रही है, किसको नहीं कर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला ये पूछा गया है 2000 वैसे 2011 के अनुसार ही पूछा है, तो ये हरदा ही है इसका आंसर। आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा आता है, तो बड़ा जिला सबसे कौन सा होगा, इंदौर हो गया। आपसे पूछ सकता है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, सबसे छोटा संभाग कौन सा है, सबसे बड़ी तहसील कौन सी है जनसंख्या की दृष्टि से, सबसे छोटी तहसील कौन सी है जनसंख्या की दृष्टि से। तो ये कौन से प्रश्न आ गए हैं, ये हमारे क्वेश्चन आ गए हैं जनगणना से, जो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप जरूर करिए इसे याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री निम्न में से कौन है? ठीक है, तो प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। मैंने आपको बोला है फर्स्ट प्रथम जो चीजें हैं, तो प्रथम चाहे राष्ट्रपति हो, आप शुरुआत राष्ट्रपति से करिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त, मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त, ऐसे करके जो प्रथम है और जो वर्तमान है वो आपको याद करना है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, प्रथम ये कौन था, प्रथम वो कौन थी, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद करिए, बिल्कुल प्रथम वाली चीज पे ध्यान दीजिए यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है ना, मध्य प्रदेश में पूछ रहा है ज्योतिर्लिंगों की। तो वैसे भारत में टोटल कितने ज्योतिर्लिंग है, 12, लेकिन मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग आ जाते हैं। कौन कौन से 2 ज्योतिर्लिंग आ जाते हैं, एक तो उज्जैन में आ जाता है हमारे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। कौन सा ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर, जहां प्रति 12 वर्ष में उज्जैन में क्या लगता है, कुंभ का मेला लगता है। दूसरा ज्योतिर्लिंग हमारा आ जाता है खंडवा में। खंडवा में कौन सा ज्योतिर्लिंग है हमारा, ओंकारेश्वर, है ना। कौन सा ज्योतिर्लिंग है, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो 2 ज्योतिर्लिंग जो मध्य प्रदेश में है वो कौन से हैं, उज्जैन में महाकालेश्वर और खंडवा में ओंकारेश्वर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मांडू निम्न में से किससे संबंधित है? पूछ रहा है मांडू, एक स्थान आ गया है। अब मैंने बताया था व्यक्तित्व, और उस व्यक्तित्व की स्थान विशेष कौन सा है या उसकी प्रसिद्धि के कारण कौन सा है। तो यहाँ पे आ गया मांडू, और मांडू की जो प्रसिद्ध व्यक्ति है वो कौन है, रानी रूपमती। और ये मैंने आपको बताया भी था किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर देते वक्त कि मांडू प्रसिद्ध है रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रणय गाथा के लिए प्रसिद्ध है। रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रणय गाथा के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपको मांडू की एक फेमस जगह है, हमारे यहाँ पे सिटी ऑफ जॉय बोल रहे हैं इसको, है ना। क्या नाम दे दिया गया है इसको, सिटी ऑफ जॉय, मतलब आनंद की नगरी। तो क्या है, मांडू से भी आपको मेंस में तक क्वेश्चन आते हैं आपके 6 मार्कर के, अब तो 5 मार्कर में आएंगे। तो ऐसे करके क्वेश्चन कि भाई ये जहाज महल कहाँ है, मांडू में है ना। या फिर आपसे पूछ सकते हैं हुशंग शाह का मकबरा कहाँ है, मांडू में है। ये कोई स्थान विशेष क्यों प्रसिद्ध है, जैसे खजुराहो हमने देखा था क्यों प्रसिद्ध था, खजुराहो वहां की मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित थी। ये सांची क्यों प्रसिद्ध है, सांची स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। या जबलपुर क्यों प्रसिद्ध है, तो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है। इंदौर क्यों प्रसिद्ध है, व्यावसायिक राजधानी है। ऐसे कोई उज्जैन क्यों प्रसिद्ध है, तो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कोई स्थान विशेष और उसकी प्रसिद्धि का कारण क्या है, ऐसा आपको प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मध्य प्रदेश के कुछ और क्वेश्चन। इससे आगे के जो क्वेश्चन होंगे 2012 के बाद के, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।